तो आज हम देखेंगे कि स्वतंत्रता के पश्चात उच्च शिक्षा में क्या क्या बदलाव आया और कौन कौन से आयोग आए और उन आयोगों को किस नाम से जानते हैं। तो मैं सान्या आपका स्वागत करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, देखते हैं आगे कि स्वतंत्रता के पश्चात उच्च शिक्षा क्या थी। तो जब मानव इतिहास में आदिकाल से शिक्षा में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं और विकास होता आया है, और इन सबों को सरकार को भी समय समय पर शिक्षा प्रणाली को नई दिशा देना पड़ता है। तो स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने देश में उच्च शिक्षा का जो सुधार किया है और उसको बढ़ावा देने के लिए जो कदम उठाए हैं, आगे हम उनको देखेंगे। पहले हम देखते हैं विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948। इसको हम राधा कृष्ण आयोग से भी जानते हैं। जब देश में स्वतंत्रता प्राप्ति की तो हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां थी और उनका सामना करने के लिए और उसको सुदृढ़ बनाने के लिए या दृढ़ बनाने के लिए हमने क्या किया था, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना की थी 1948 में। तो सरकार ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में इस आयोग का स्थापना की थी और जिसका कार्यक्षेत्र भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा व्यवस्था की समस्याओं, वर्तमान परिस्थितियों इसमें वर्तमान परिस्थितियों का अध्ययन करना, उसमें सुधार करना और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप उसमें उनको सुझाव देना था। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व उप कुलपति भी रह चुके थे और बाद में भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी बने। आयोग ने केवल उच्च शिक्षा के बारे में ही सुझाव नहीं दिए बल्कि इस पर भी टिप्पणी की है कि माध्यमिक शिक्षा हमारी शिक्षा व्यवस्था की सबसे कमज़ोर कड़ी है। जो माध्यमिक शिक्षा है वो हमारी शिक्षा व्यवस्था की सबसे कमज़ोर कड़ी है और इसमें तत्काल सुधार की आवश्यकता है। आयोग ने 10 की बजाय 12 वर्ष की माध्यमिक शिक्षा का सुझाव दिया और कहा कि विश्वविद्यालय में प्रवेश इंटरमीडिएट परीक्षा के बाद हो। तो क्या सुझाव दिए गए कि 10 के बाद हमें 12 वर्ष की माध्यमिक शिक्षा का सुझाव दिया। इस आयोग ने विश्वविद्यालय अनुयोग आयोग की स्थापना करके माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के एकीकरण का सुझाव दिया है। आयोग ने अखिल भारतीय शिक्षा आयोग स्थापित करने का भी सुझाव दिया। इस आयोग ने ग्रामीण विश्वविद्यालय स्थापित करने की भी अनुशंसा की है। अब हम देखेंगे कि माध्यमिक शिक्षा आयोग में क्या क्या हुआ था। तो माध्यमिक जो शिक्षा आयोग था, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, वो आया था 1952 में। तो आपसे कभी ना कभी मतलब पूछ सकते हैं कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन कब आया था। तो 1952 में आया था। तो माध्यमिक शिक्षा के ढांचे में सुधार के लिए कौन आया था, तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में सन 1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की गई थी। माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना 1952 में की गई। इस आयोग ने ही सर्वप्रथम 3 वर्ष माध्यमिक और 4 वर्ष की उच्च शिक्षा प्रणाली की अनुशंसा की है। इस आयोग ने बहुउद्देशीय स्कूलों और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों स्थापित करने की भी सिफारिश की। वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर की सिफारिश की कि यहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर खुले जाने चाहिए। वस्तुनिष्ठ परीक्षण पद्धति को अपनाने की सलाह दी है। मतलब जो ऑप्शन देते हैं उनको हमको उस पद्धति से एग्ज़ाम लेने की पद्धति को अपनाना चाहिए। संख्यात्मक अंक देने के बजाय सांकेतिक अंक दिए जाने चाहिए। मतलब जो हम नंबर्स देते हैं वो नहीं दे के हमको सांकेतिक अंक देने चाहिए। और उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा के पाठ्यक्रम में कुल मूल विषय जो हैं जैसे गणित है, सामान्य ज्ञान है, कला, संगीत अनिवार्य है। तो कंपलसरी सब्जेक्ट शुड बी मैथ्स, जनरल नॉलेज, आर्ट्स एंड म्यूज़िक। आगे देखते हैं भावनात्मक एकता समिति। अब भावनात्मक एकता समिति जो था, इमोशनल इंटीग्रेशन कमेटी 1961।
तो भावनात्मक एकता समिति जो थी उसकी स्थापना 1961 में डॉक्टर संपूर्णानंद की अध्यक्षता में स्थापित किया गया था इसको। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि देश में भावनात्मक एकता को बल देना है। इसमें युवाओं के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों का गहन अध्ययन किया और उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए सुझाव दिया। मतलब इसकी भी भागीदारी होनी चाहिए भावनात्मक एकता समिति की। आगे देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। अब राष्ट्रीय शिक्षा आयोग क्या है? नेशनल एजुकेशन कमीशन। भारत की नियति को इसकी कक्षाओं में साकार रूप दिया था। इस आयोग को कोठारी कमीशन भी कहा जाता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को हम क्या कहते हैं? कोठारी आयोग भी कहते हैं। अब स्वतंत्र भारत में शिक्षा की समस्याओं पर विचार करने के लिए 1948 मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस 1948 में विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की गई थी और माध्यमिक शिक्षा के लिए मुदालियर कमीशन का गठन हुआ था 1955 में। अब तो 1964 से लेकर 66 तक भारत की केंद्रीय सरकार ने शिक्षा प्रणाली को एक नया आकार और नई दिशा का उद्देश्य दिया। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में उस समय जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर दौलत सिंह 1964 में। और दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था और इसमें कुल 17 सदस्य थे, जो इसमें से 6 विदेशी थे। और इसके लिए जो कार्यकारी दल बनाए गए थे। तो इस आयोग ने भारत के शिक्षा इतिहास में आज भी सर्वाधिक गहन अध्ययन माना जाता है और जिसकी अपनी रिपोर्ट है, जो सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखते हुए ठोस सुझाव दिए जाते हैं। तो इस रिपोर्ट में क्या सुझाव दिए जाते हैं कि समाज में जो जो बदलाव होने चाहिए वो उपाय दिए जाते हैं। और इसको हम कोठारी कमीशन के भी नाम से जानते हैं। और इसका गठन जो हुआ था 1948 में हुआ था राधा कृष्णन कमीशन की नियुक्ति के अनुसार। और इसमें जो 64 और 66 में केंद्रीय सरकार में एक नया आकार, नया ढांचा या शिक्षा को एक नया उद्देश्य दिया था। और इसमें कुल 17 सदस्य थे, जिसमें 6 जो थे वो विदेशी वर्ग के थे। मतलब आगे देखते हैं कि इस आयोग को शिक्षा और राष्ट्रीय विकास रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये जो आयोग है इसको हम शिक्षा और राष्ट्रीय विकास आयोग के भी नाम से जानते हैं। तो आयोग की जब आयुक्ति हुई थी, मतलब तो इन्होंने क्या किया था, इसके लिए निम्नलिखित प्रयोजन किए गए थे कि शिक्षा, विज्ञान और तकनीकी में सुधार हो। किसमें? शिक्षा, विज्ञान और तकनीकी में सुधार हो। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास हो। धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र की शिक्षा हो, मतलब किसी धर्म और समुदाय को स्पेशली नहीं दी जानी चाहिए। सब में समान व्यवहार से शिक्षा प्रणाली को बांटा जाना चाहिए। और शिक्षा में गुणात्मक विकास हो, उसके गुण बढ़ने चाहिए, मतलब क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए। और शिक्षा स्तरों का विकास हो, और जैसे जैसे इनके जो स्तर हैं उनमें विकास होता जाना चाहिए। तो आयोग ने शोध रिपोर्ट के निरीक्षण एवं साक्षरता तथा प्रश्नावली जैसी विधियां अपनाई। मतलब कि एक शोध किया गया था, एक रिसर्च किया था। रिसर्च के अकॉर्डिंग शिक्षा में हमें क्या क्या बदलाव चाहिए, उन सब बदलावों को शामिल करते हुए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया गया था। आगे देखते हैं कि जो इस शिक्षण आयोग की जो मुख्य अनुशंसाएं थी उनके बारे में बताया है कि राष्ट्रीय शिक्षा एवं अनुसंधान परिषद NCERT को भारतीय स्तर पर विद्यालय शिक्षा का भार सौंपा गया। तो जितना भी था राष्ट्रीय शिक्षा का जो अनुसंधान परिषद था NCERT, उसको शिक्षा का भार सौंपा गया था, विद्यालय शिक्षा का। ठीक है। और जो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड था CBSE को, उसका अधिकार केंद्रीय शिक्षा अधिकार को दिया गया था। शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय माना जाए और इसके लिए राष्ट्रीय सरकार ने नेशनल एजुकेशन नीति बनाई और राज्य सरकार ने स्टेट एजुकेशन एक्ट बनाए। ठीक है। फिर 3 वर्ष का डिग्री कोर्स और 4 वर्ष का ऑनर्स डिग्री कोर्स का प्रस्ताव रखा गया।
कि जो डिग्री कोर्स होगा वो 3 वर्ष का होगा और जो ऑनर्स होगा वो 4 वर्ष का होगा। और उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए भारतीय शिक्षा सेवा इंडियन एजुकेशन सर्विस का प्रारंभ करने का सुझाव दिया गया। आगे देखते हैं कि क्या बता रहे हैं कि जो केंद्र सरकार थे, केंद्र सकल घरेलू उत्पाद का 6% शिक्षा पर खर्च दिया जाना चाहिए। ठीक है, कि 6% एजुकेशन पे खर्च किया जाना चाहिए और राज्य सरकार भी अपने बजट का 6% इस पर खर्च करे। तो राज्य सरकार और घरेलू उत्पाद दोनों का 6% एजुकेशन पर खर्च किया जाना चाहिए। यह प्रस्ताव केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों के लिए दिया गया था। फिर केंद्र सरकार और राज्य सरकार उच्च शिक्षा पर तथा राज्य सरकार जो था वो प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दें। तो जो केंद्रीय सरकार हैं और जो राज्य सरकार हैं उन्होंने क्या किया था कि उच्च शिक्षा पर तथा राज्य सरकार प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान देगी। तो मतलब जो केंद्रीय सरकार है वो और राज्य सरकार मिलकर क्या करेगी, एक तो केंद्रीय सरकार उच्च शिक्षा पर ध्यान देगी और जो राज्य सरकार है वो प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान देगी। ठीक है, फिर उसके बाद है कि कुछ विशिष्ट विश्वविद्यालयों में शिक्षा के कार्यक्रमों के लिए शिक्षा विभाग डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को स्थापित करवाए जाने की अनुशंसा भी की गई, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को। ठीक है, सब राज्यों में कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेजेस को प्रशिक्षण ट्रेनिंग के लिए स्थापित किया जाए। और लास्ट है 10th वाला कि जो प्राथमिक शिक्षा है, माध्यमिक शिक्षा है और जो उच्च शिक्षा है उसकी जो न्यूनतम योग्यता है वो प्राथमिक शिक्षा के लिए शिक्षण के लिए सेकेंडरी स्कूल कोर्स के साथ 2 वर्ष का प्रशिक्षण होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा में स्नातक होने के बाद प्रारंभिक प्रशिक्षण 1 वर्ष का होना चाहिए और जिसके बाद 2 वर्ष का किया जाना चाहिए। ठीक है, और उच्च शिक्षा में शिक्षण में 1 वर्ष का स्नातक होता है, मतलब एमएड का पाठ्यक्रम होना चाहिए। अध्यापकों के लिए अलग से न्यूनतम वेतन लगाया जाना चाहिए। ठीक है।